सुनाओ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 158 रुपए 10 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला है। हम देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक टूट रहा है, बट मार्केट का हाल भी देखने लायक है। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग टुडेस डायरी। मिड कैप टूट रहा है, स्मॉल कैप टूट रहा है, एंड यहाँ पर ना कई सारे स्टॉक्स जो एफ&ओ में आते हैं उनके ऊपर ना काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, एंड इन्वेस्टर यहाँ पर ना पैनिक में आ चुका है। एंड एक बात यहाँ पर जरूर यहाँ पर कह रहा है, एनपीए एक बड़ा समस्या बन रहा है इरेडा के अंदर। अभी हाल ही में देखा कि जैन सोल का जो एनपीए वो यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है इस स्टॉक के इन्वेस्टर्स को, इवन कंपनी को। अब हर क्वार्टर में अगर हम देखें तो यहां पर ना थोड़ा थोड़ा एनपीए बढ़ ही रहा है। एंड यहां पर आपको पता होना चाहिए कि एक कंपनी है भाई इरेडा जो कि एनबीएफसी में आती है। भाई ऐसा नहीं है कि यहां पर आपको जो पहले कहा जाता था कि जीरो एनपीए यहां पर रहने वाले हैं, बिकॉज ऑफ ये कैटर कर रहे हैं सिर्फ ग्रीन एनर्जी कंपनीज को, वो आज बात यहां पर फेल हो जाती। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर एक बात यहां पर याद रखिएगा, जिस तरीके का पैटर्न है, जब तक ना 200 रुपए क्रॉस नहीं होगा तब तक इस स्टॉक में आप ये मान लीजिए जान नहीं आएगी। एंड अभी का हाल जो है ना वो काफी टफ है। एंड इवन अगर आप इंडिकेटर्स देखें तो वो सजेस्ट क्या कर रहे हैं, आरएसआई जो कि मेन हम लोग मानकर चलते हैं 35 का यहाँ पर ना वैल्यू हमें देखने को मिल रही है, जो कि अब धीरे धीरे स्टॉक ने जिस तरीके से सेलिंग मची है, जिस तरीके से नीचे आया वो अब ओवर सोल्ड की तरफ जा रहा है। 35 का है आपका स्टॉक। ऐसा नहीं है कि 70 का यहाँ पर ना आपका आरएसआई पर था या 80 का आरएसआई पर था, जिसकी वजह से एक गिरावट आनी ही आनी थी। किस दिन आएगी पता नहीं रहता है, बट आएगी जरूर। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, उल्टा आप ओवरसोल्ड जोन की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पर ना हाल कुछ अलग ही है, डिफरेंट ही देखने को मिल रहा है। एंड जिस तरीके से यहां पर आपके सामने यहां पर पैसे जुटाए गए, वो भी यहां पर ना उसका भाव कितना था, प्राइस कितना था, तो उसी की प्राइस पर आ चुका है रेडा। ये भी तो आप देखिए। मोरल ऑफ द स्टोरी एक बात क्लियर है कि जिस प्राइस पर ना पैसा जुटाती है कंपनी, वो प्राइस है ऑलमोस्ट 80% एक ना निश्चित है वो प्राइस आने ही रहता। 20% चांसेस है कि आपको वो प्राइस ना दिखे, बट 80% चांसेस ये रहते हैं कि वो प्राइस आपको दिखे जिस प्राइस पर, जिस भाव पर पैसा जुटाया जाता है। डिस्काउंट पर जुटाया गया था, सीधी सी बात है, डिस्काउंट पर पैसा जुटाया गया था। एंड एक बात तो क्लियर है भाई, मार्केट कैप कोई छोटा मोटा नहीं है इरेडा का, इस बात को आप मान लीजिए। मार्केट कैप कोई छोटा मोटा नहीं। अब अगर आप देखें 310 के भाव के हिसाब से उस वक्त देख लीजिए तो ऑलमोस्ट आज कितना चल रहा है, 158 चल रहा है, ऑलमोस्ट डबल कर दीजिए। ये मार्केट कैप आपका 80,000 करोड़ के आसपास का था, 80 से 85,000 करोड़ के आसपास का था। तो आप सोचिए कि किस हाई वैल्यूएशन पर इरेडा का स्टॉक यहाँ पर ना ट्रेड कर रहा था। तो ये काफी ना पहले से ही बहुत ज्यादा यहाँ पर नेगेटिविटी लेकर ही चल रहा था। तो यहाँ पर ना जो ट्रैपिंग हुई है पीएसयूज के अंदर, वो बिकॉज ऑफ सिर्फ बाइंग एंड वो ना हाई वैल्यूएशन की तरफ ना देखना। एंड एक वक्त गिरना स्टार्ट हुआ ना तो सबकी आंखें ना फाइनेंशियल पे टंगी रह जाती हैं कि अरे यार ये ना बहुत हाई वैल्यूएशन पर स्टॉक ट्रेड करता है वगैरह वगैरह। जब तक चलता है उसको कोई लेना देना नहीं। इवन आप ना नेगेटिव बोल भी दोगे ना तो आपको इतना लताड़ते हैं कि पूछो मत। एंड यही बात है ना, क्या कर सकते हैं भाई। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो अभी भी स्टिल आपके सपोर्ट ही है भाई, 26.26 का ही देखने मिल रहा है। 28.95 का इंडस्ट्री पी है, बट बार बार नजर जा रही है प्राइस टू बुक वैल्यू पर, क्योंकि स्टॉक जिस तरीके से नीचे आया है उसमें प्राइस टू बुक वैल्यू में चेंजेस आए होंगे। तो सीधी सी बात है 3.63 टाइम पर यहाँ पर ना आपका प्राइस टू बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है। एंड जो एनबीएफसीज है मोस्टली वो कितना प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करते हैं ये जानना जरूरी है। ये मत कहिए कि पीएसयू है वगैरह वगैरह, ये नहीं चलता है मार्केट के अंदर। आप अकेले नहीं हो, मार्केट के अंदर बिग इन्वेस्टर भी है, स्मार्ट इन्वेस्टर भी है। वो नजर रखता है हाई वैल्यूएशन पर कि एक बार होने तो दो फिर मैं देख लेता हूं। तो वो ना सारी चीजें चलती हैं। आप एक अकेले हैं, आप ज्यादा से ज्यादा 100 शेयर 200 शेयर या 1000 1200 1500 2000 2500 शेयर बाई करो, वो मिट्टी बराबर मिट्टी के एक कण के बराबर है, समझ रहे ना। तो आप बातें यहाँ पर ना बड़ी कर सकते हैं, बट कभी भी आप जितना शेयर खरीदते हैं ना वो एक ना 10 पैसा भी ऊपर नहीं कर पाएगा स्टॉक को। अब एनबीएफसी सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी कंपनी आ जाती है बजाज फाइनेंस का जो प्राइस टू बुक वैल्यू वो 5.75 का प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। ग्रोथ है कंपनी के अंदर, जबरदस्त ग्रोथ है, राइट। सबसे ज्यादा यही है 5.75 टाइम पर।
अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जियो फाइनेंशियल आ जाती है, हालांकि उनका अपना काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है पूरी तरीके से। यहाँ पर आप देखिए चोलामंडलम, जो कि सेकंड बजाज फाइनेंस कहा जाता है, उसको मार्केट यहाँ पर दे रहा है। उसके बाद अगर आप आ जाएंगे श्रीराम फाइनेंस, ये आपके सामने, मुथूट फाइनेंस ये रहा आपके सामने, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट्स सर्विसेज ये रहा आपके सामने। मुथूट फाइनेंस का जो कॉम्पिटिटर है मन्नापुरम, उसको भी वैल्यू नहीं दे रहा मार्केट इतना जितना मुथूट फाइनेंस को दे रहा है। अब एक बात बताइए, इनका प्रॉफिटेबिलिटी कितना दिखता है? प्रॉफिट का मैं आपसे पूछता हूँ, कितना प्रॉफिटेबिलिटी दिखता है? भाई आपका जो सेल्स का नंबर है ना, वो इनका प्रॉफिट का नंबर है। उसके बाद ये प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं, आप कर रहे हैं 3.63 टाइम पर। ये काफ़ी हो जाता है, मतलब आप 5 टाइम पर कर रहे थे, वो देखिए कहाँ से कहाँ पर आ गए। समझ रहे हो ना भैया? तो ये काफ़ी हो जाता है। तो अगर ना, मतलब मोस्टली अगर 2 से 3 टाइम पर अगर प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करता हुआ कोई एनबीएफसी स्टॉक देखने को मिलता है, आप कह सकते हैं वो एक राइट वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। समझ रहे हो ना? तो एनबीएफसीज में इतना ना तेजी से ग्रो नहीं करते हैं स्टॉक। आपके सामने ये श्रीराम फाइनेंस का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 9,000 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी है पूरे साल का। आप अनुमान लगा लीजिए क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, कितने टाइम पर ट्रेड करा है? 2.17 टाइम पर। क्या कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं? जबरदस्त ग्रोथ है। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। खैर, जो मैं कह रहा हूँ ना, जो चार्ट पर दिख रहा है, मैंने आपको ना, आप कह नहीं सकते हैं सेकंड लास्ट, मैंने आपको 300 रुपए पर भी रोका था। बहुत सारे लोग माने मेरी बात कि भाई वास्तव में बात सही कह रहे हो। वो आप देखो कहाँ से कहाँ आ गए। एवरी पीएसयू, मैंने पीएसयू कवर किया 2024 में, कब तेजी आनी है, कब गिरना है, कब तेजी आनी है, वो सब। कई सारे लोग अगेंस्ट हो गए थे एडा के अंदर कि तुम थोड़ा सा नेगेटिव बोल रहे हो। नेगेटिव नहीं बोला, जब प्लस में पॉइंट था प्लस बोला, जब तेजी आई, जब तेजी बढ़ गई एंड वो मौका खत्म हो गया, नेगेटिव यहाँ पर मैंने रिव्यू रखा। उसके बाद फिर नीचे आया, फिर मैंने प्लस में बोला, क्योंकि 2024 में 3 इवेंट थे। बजट, इंतरिम बजट था, उसके बाद इलेक्शन, उसके बाद फुल बजट था। 3 थे इंडिकेटर, 3 इवेंट थे। तो 3 इवेंट के हिसाब से प्ले करना था एंड क्वार्टरली नंबर्स में दम नहीं था। तो ये बात यहाँ पर ना बहुत बहुत क्लियरली थी, मैसेज तो क्लियर था कि भाई जो भी चल रहा है ना, ये सब उठापटक चल रही है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या देखने मिलता है भाई, 200 रुपये मान के चलिएगा, बिल्कुल 200 जब भी निकलेगा ना, एक अच्छा खासा यहाँ पर ना आपको बाइंग देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले भी ना, अगर मैं ये देखूँ तो ये लमसम 190 पड़ता है। ये स्टॉक 186 टूटा था, वो बहुत ही क्रिटिकल लेवल था। ये पूरे चार्ट में ना सबसे मिड पॉइंट है। अब समझ लो, ये पूरे चार्ट में ना मिड पॉइंट है, इसको क्रॉस करना है, नहीं कर पाए बॉस, वहीं से टूटे। समझ रहे ना भाई? ये आपके सामने 140 आपका लोअर लेवल था, वहां से रिकवरी आई थी एंड अभी आपके सामने 2 इंपॉर्टेंट जगह बचती है, बस और कुछ नहीं। एंड 2 में आपका आने वाला है 153 रुपए। ये काफ़ी पहला इंपॉर्टेंट जगह है भाई, सुधर जाए तो सुधर जाए, अदरवाइज है सेकेंड आपका 140 ही पड़ता है। तो ये बात है, यहाँ पर आपको या तो वेट करिए या फिर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ बाई करने के लिए, बाइंग करने के लिए, नई खरीदारी के लिए अगर आप दौड़ रहे हैं, आप वेट करिए। इवन अगर आप एवरेज के लिए यहाँ पर ना बढ़ रहे हैं, आप वेट करिए, ज़्यादा बेहतर। अब वेट कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी ना मार्केट का मूड माहौल समझ में नहीं आ रहा। खासकर एनबीएफसी का मूड बिगड़ा रहता है, और एनबीएफसी में बता तो रहा हूँ कि इतना आसानी चलते नहीं है। एंड जो लोग सोचते हैं ना एडा में बड़ा रिटर्न बन जाए, बड़ा रिटर्न, भाई बन जाएगा, रिटर्न भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट पहले ही एक बड़ा रिटर्न दे चुका है। आपके सामने 40-50 रुपए वाला स्टॉक 300 रुपये जाता हुआ देखने को मिला। अब आप एक अनुमान लगा लीजिए कि कितना यहाँ पर पैसा बना हुआ। 6 टाइम आपका पैसा एकदम से ग्रो कर दिया कुछ ही महीने में। अब आप उस पर तुले हुए हैं कि भाई वो दोबारा फिर तिबारा, जब आपको पता है कि पीएसयू उसके अंदर गेम हुआ था 2024 में, काय को वापस से दौड़ा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये बात यहाँ पर आ जाती है, इसको थोड़ा समझना पड़ता है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ता है। इंपॉर्टेंट अब है भाई, 153 रुपये बच जाता तो ठीक है, एक रेंज में आ चुका है भाई, 161 और 153 इस रेंज में आ चुका है। ठीक है ना? तो ये पूरी बात है। बाकी मैं एक बात आपको बताता हूँ, ये पूरा मार्केट ना काफ़ी महंगा चल रहा है इस वक्त।
थोड़ा सा ना अपने आप को सिक्योर रख के चलिए, ज़्यादा बेहतर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इर्डा खराब है, नहीं, इर्डा खराब नहीं है, आप ही ने चलवाया, आप ही ने गिरवाया, समझ रहे हो ना, आप ही ने चलवाया, आप ही ने गिरवाया। और एकदम से आसानी से ना आपके सामने स्टॉक चलते नहीं है, ठीक है ना। एकदम से आप कहो कि जादू छड़ी, सुन चक्की घुमा अपना, ठीक है, और यहाँ पर ना एकदम से सर्किट लगवा दे, तो इतना आसान नहीं रहता है। आपकी मर्जी से नहीं चलता है मार्केट, ठीक है ना, आपकी मेरी मर्जी से नहीं चलता है। तो ये बात क्लियर है भाई, यहाँ पर ना अब वेट करना पड़ेगा, एंड उसके लिए चाहिए क्वार्टरली अर्निंग। और अभी वास्तव में बात तो सही है आपकी, आप ही की बात है, ऐसा नहीं है, आप ही की डिस्कशन है कि भाई एनपीए राइज हो रहे हैं। तो हाँ, एनपीए राइज है, वो जेंसोल का भी प्रॉब्लम एकदम से आएगा, और वो छोटी मोटी रकम नहीं, बड़ी रकम है, ठीक है ना। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। जेंसोल का असेट बिकेगा, ध्यान रखिएगा, जो जेंसोल है उसका असेट बिककर इनके पास पैसा आएगा, रुपया आएगा, बट वो क्या फुल रिकवरी होगी, ये नहीं लगता, क्योंकि असेट बिकते हैं तो फुल वैल्यू पर तो बिकेंगे नहीं। उसका वैल्यू यहाँ पर ना देखा जाए तो पूरा पैसा तो रिकवर नहीं होगा, लेकिन जितना भी हो जाए उतना कम से कम यहाँ पर ना एनपीए तो हटेगा, तो वो बात यहाँ पर आ जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया हो, इंपॉर्टेंट लेवल आपको बता दिए। एनबीएफसी का प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट, बैंकिंग एनबीएफसी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे जितना भी आप उसको उड़ा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। 2024 की बात लगती, वो निकल गई, 2025 में आ, ठीक है ना। एक बार जो हो जाता ना, वो दोबारा रिपीट एकदम से आसानी से नहीं कर पाता, क्योंकि सबकी आंखें खुल जाती है, तो वो बात यहाँ पर क्लियर आ जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर डिवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, वीडियो देखने के बाद धन्यवाद दोस्तों।